हाँ जी। तो अब हम करने वाले थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम बात कर रहे थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ओके। अकाउंटिंग टर्म्स में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिनसे क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे सपोज एक है एबीसी एंटरप्राइजेस। ठीक है। और एक है मिस्टर ए। एक है मिस्टर ए। ठीक है। मिस्टर ए जो है वो एबीसी एंटरप्राइजेस के क्या है, प्रोप्राइटर है। सपोज एबीसी एंटरप्राइजेस के क्या है, प्रोप्राइटर है, जिसे हम बोलते हैं क्या है, ये ऑनर है। ठीक है। अब देखिए क्या है, एबीसी एंटरप्राइजेस के पास कैश पड़ा है 50,000। कितना पड़ा है? 50,000 कैश पड़ा है एबीसी एंटरप्राइजेस में। इसमें से यहां से ऑनर क्या करता है, निकालता है कैश अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए निकालता है? पर्सनल यूज के लिए। कितने निकालता है? 20,000 रुपए निकाल देता है। सपोज कितने निकालता है? 20,000 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, पहले एबीसी एंटरप्राइजेस के पास कितना कैश था? 50,000 कैश था। अब उसमें से 20 जो है ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिए हैं। ठीक है। तो अब इस बिजनेस की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? भाई क्या चेंज होगी कि पहले कैश 50,000 था, अब कैश सिर्फ कितना रह गया? 30,000 रुपए रह गया। तो कंपनी के एसेट्स कम हो गए। हाँ जी। ठीक है। ये तो हो गई बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिससे क्या हुई, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट अब दूसरी तरफ चलते हैं। जो मिस्टर ए ने जो 20,000 रुपए विड्रॉल किए हैं बिजनेस से, जो 20,000 कैश बिजनेस से निकाला है, उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या कर दिया उन्होंने, खर्च कर दिया। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस ट्रांजेक्शन से ये इन्होंने 20,000 रुपए कहीं भी खर्च किए हो, 5,000 कहीं किए, 5,000 कहीं किए, ठीक है, या 5,000 कहीं किए, 5,000 कहीं किए, या नहीं भी किए हो, अपने पास संभाल के रखे हो, क्या उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज हुआ है? क्या यहाँ 30,000 में से कुछ और ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है? अगर ये 20,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चे करें, या इसको 30 बनाएं, 40 बनाएं, या कम करें, ज्यादा करें, कुछ भी करें, यहाँ पे कोई चेंज आएगा? आंसर इज नो। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो है मिस्टर ए जो ये 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होंगी और जिनसे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, वो क्या मानी जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाती है। जैसे अगर इसे हमें अपने वर्ड्स में लिखना हो तो क्या कह सकते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which changes the financial position of the business। क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। ओके। अब इसमें दूसरी हम जो टर्म यूज करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म में, जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट। वो क्या है, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या है, बेसिकली देखिए, जैसे सपोज करो आपकी जो, हम यही एग्जांपल लेते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस।
देखिए किसी फर्म का हो सकता है अकाउंट, किसी आइटम का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, ठीक है। एबीसी एंटरप्राइजेज है, इन्होंने क्या किया, परचेज किया मिस्टर बी से, परचेज किया मिस्टर बी से, कितने का, कितने का माल, 50,000 रुपए का माल, ठीक है जी। फिर पेमेंट की किसको, मिस्टर बी को, कितनी, 20,000 रुपये पेमेंट कर दी एक बार, ठीक है। फिर पेमेंट की मिस्टर बी को कितने की, 10,000 रुपये एक बार पेमेंट कर दी। तो अब देखिए मिस्टर बी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारे कहाँ होंगी, मिस्टर बी का एक अकाउंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसमें मैं वैसे ही बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट साइड बनेगी। डेबिट साइड क्या लिखोगे, पहले क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, जैसे आपने परचेज किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपये, ठीक है, क्रेडिट साइड। फिर उनके हमने 20,000 रुपये दिए तो 20,000 यहाँ पे लिख दिए, फिर 10,000 यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ के टोटल कितना, 30,000, यहाँ का कितना, 50,000, है ना। तो बैलेंस कितना बच गया, 20,000 रुपये बैलेंस अभी बच रहा है इनका, समझ गए, कहाँ बच गया, क्रेडिट साइड बैलेंस बच गया, ओके। तो ये क्या है, ये एक अकाउंट है बेसिकली, आपको अभी डेबिट क्रेडिट नहीं देखना है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको आराम से। अभी मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ये क्या होगा, ये एक अकाउंट है, ये क्या है, एक अकाउंट है। मिस्टर बी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनको हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप मिस्टर बी के अकाउंट में क्या कर दी, सारी की सारी पोस्ट कर दी, समझ गए। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा ना, सपोज हमने ये किए 1/4 में परचेज की, फिर 30/5 में दिए, फिर 15/9 में दिए, ऐसे करके हमने अलग अलग डेट में पेमेंट किया। अगर हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे और इनको एक जगह पोस्ट नहीं करेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा, फिर 1/4 में माल आया था, फिर 30/5 में पैसे दिए थे, फिर 15/9 में पैसे दिए थे, है ना। कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं क्या लिख सकता हूँ, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा अकाउंट हो गया, ठीक है। अब तीसरी जो हम टर्म यूज करने वाले हैं, तीसरी जो टर्म है उसे ध्यान से देखेंगे, तीसरी टर्म है कैपिटल। अब हम थर्ड जो हमारी टर्म है दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है ना, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल देखिए वो अमाउंट है, जैसे कोई बिजनेसमैन जब भी बिजनेस शुरू करता है तो पहले स्टार्टिंग में अपने पैसे लगाता है। जैसे आपको कोई ऑफिस, किसी भी चीज़ का ऑफिस खोलना है तो वहाँ पे आपको फर्नीचर वगैरह चाहिए, है ना। बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रॉफिट आना शुरू नहीं होगा तो उसके लिए कुछ आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा पैसा, है ना। तो वो सारा क्या है, बिजनेस में जो भी अपने बिजनेस में क्या करता है, पैसे लगाता है, चाहे वो कैश में लगाता है, समझ गए, चाहे वो कोई गुड्स देता है या कुछ भी, कोई भी एसेट्स देता है, कुछ भी देता है, तो वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल है, ठीक है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको मशीनरी चाहिए, अगर आपका ऑनर जो है बिजनेस में सीधे मशीनरी देता है तो वो भी क्या है, उसकी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। उसने उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उसको उसमें वैल्यू में कन्वर्ट करके उतने की उसकी क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। जो भी ऑनर ने क्या किया है, अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कहां पे, इन अ बिजनेस, इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो भी अमाउंट क्या है, ऑनर ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, इट मे बी कैश और एनी एसेट्स,
ठीक है, ये कोई एसेट्स भी हो सकता है और कुछ कैश भी हो सकता है। ओके, तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसके बाद अगली जो टर्म है जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज ड्राइंग्स। दैट इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स वो होती हैं जो बिजनेस से, जैसे देखिए ऊपर ये जो एग्जांपल था, मैं आपको बड़े इसी से समझाता हूँ। जब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की थी तो हमने कहा था कि मिस्टर एबीसी एंटरप्राइजेज वाला जो था, ये वाला ना, एबीसी एंटरप्राइजेज ने मिस्टर ए जो है इसके क्या है, ऑनर है, और मिस्टर ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 निकाले हैं, तो इससे हम नाम देते हैं ड्राइंग्स। इससे हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या होती है, जो ऑनर है ना, बिजनेस में से ऑनर जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या निकालता है, खर्चे निकालता है। पर्सनल यूज के लिए क्या है, वहां से जो भी अमाउंट निकालता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एनी कैश और गुड्स withdrawn by owner from business for personal use। ठीक है, एनी कैश और गुड्स withdrawn by owner from business for personal use, मतलब बिजनेस से ऑनर जो है चाहे कोई कैश निकाले या कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए। सपोज आपका जो है शू का बिजनेस है, आपका क्या है, शू का बिजनेस है, तो आपके पास अच्छे अच्छे जूते हैं, अच्छे अच्छे शूज हैं आपके पास, तो जो है अब ऑनर आया, उसको कोई जोड़ी, एक जूतों की जोड़ी पसंद आई और उसने वो जूते क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए। तो देखिए इसमें होगा क्या, अगर आप वो जूते बाहर बेचते तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट होता है ना, आपके पास पैसा होता। पर ऑनर ने क्या किया, सपोज वो जुड़े जो जोड़ी थी हमारे पास, जो जूते थे उसका अमाउंट था ₹500। ठीक है, मान लेते हैं 500 रुपए की जोड़ी थी। ठीक है, तो 500 रुपए आपके पास आने थे पर वो नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑनर ने क्या कर दिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिए हैं। तो 500 रुपए की क्या मानी जाएगी, उसकी ड्राइंग्स मानी जाएंगी। वो क्या मानी जाएंगी, ड्राइंग्स। ओके, क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। चाहे कोई गुड्स या फिर कोई कैश, अगर वो प्रोप्राइटर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ड्राइंग्स के बाद अगला आता है, अगली जो टर्म है ये हमारी फिफ्थ है, ये है प्रॉफिट। अगला जो हमें डिस्कस करना है वो है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। प्रॉफिट में क्या कह सकता हूं भाई, सपोज करो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपका रेवेन्यू है 10 लाख रुपए, रेवेन्यू है 10 लाख। रेवेन्यू मीन्स जो भी आपका पैसा है, जैसे सेल्स आपकी हो गई है ना, आपने कुछ सर्विसेज दी है, तो वहां से जो भी आपका पैसा आया वो 10 लाख रुपए हो गया। और आपके एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपए, टोटल मिला के आपके एक्सपेंसेस कितने, 5 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए। ये तो सिंपल सी चीज होगी, है ना। तो मैं अगर इसे यहाँ पे लिखना चाहूं, या एक्सेस ऑफ, ये डबल एस है, ठीक है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, तो मतलब जितना भी रेवेन्यू हमारा, अगर टोटल
रेवेन्यू था 10 लाख रुपए का, टोटल एक्सपेंसेस थे 5 लाख रुपए, तो कितने ज्यादा थे? 5 लाख रुपए ज्यादा थे, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा हमारा? 5 लाख रुपए हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टोटल, पहले हम यहाँ पे लिखें प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एक तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम अगर इसी का उल्टा देखें और मैं यहाँ पे बात करूँ लॉस की, यहाँ पे अगर हम बात करें लॉस की, तो देखिए अभी अगर उल्टा हो जाए, कैसे? आपका जो है टोटल रेवेन्यू हो, टोटल रेवेन्यू हो आपका 5 लाख रुपए का, और ठीक है, और भाई साहब आप बड़े महान, आपने टोटल एक्सपेंसेस कर दिए 10 लाख रुपए के, तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? नहीं, आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, आपका यहाँ पे हो गया लॉस। कितना हो गया लॉस? 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं excess of total expenses over total revenue, over total revenue। मतलब भाई रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हैं, वो आपका क्या है? लॉस है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, लॉस इज इक्वल टू, मैं टोटल नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल लॉस निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा? ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अगले जो हम टर्म लिखने वाले हैं वो है गेन, इसी से मिलता जुलता है, पर अब है गेन। ये देखो क्या है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये तो होता है बिजनेस से। भाई नॉर्मली आप जो बिजनेस करते हो, जैसे सपोज करो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कपड़े बनाते हो, तो कपड़े बनाने से, कपड़े बेचने से जो आपको प्रॉफिट होता है, आपने कोई कपड़ा खरीदा, उससे कोई नई शर्ट बनाई और शर्ट बेची, उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो क्या है? प्रॉफिट है। बट आपके पास जो मशीनरी है ना, जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा फिक्स एसेट्स बेचते हैं, फिक्स एसेट्स तो हम हमेशा नहीं बेचते, वो तो इंसिडेंटल इनकम होगी, है ना, कभी कभार हमने कोई पुराना एसेट्स हुआ वो बेच दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स पड़ा हुआ है, कोई फिक्स एसेट्स पड़ा हुआ है, अगर हम उसे बेचते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो उससे जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं गेन, उसे हम क्या बोलते हैं? गेन। मतलब कहने का यह क्या है कि जो आपके नॉर्मल बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट, है ना। बट अगर आप इंसिडेंटल इनकम है, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस से नहीं है, जो कभी कभार होने वाली इनकम है हमारी, जैसे भाई कभी हमने कोई एसेट्स बेचा, फिक्स एसेट्स बेचा अपना, और वहां से हमें कोई प्रॉफिट आया, तो वो क्या माना जाएगा हमारा? उसे हम क्या नाम देते हैं? गेन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं मॉनेटरी बेनिफिट, है ना, ये क्या हो गया एक तरीके से? मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम
एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, सेल ऑफ फिक्स्ड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ओके। अब अगली जो टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। हमारी अगली टर्म है एसेट्स, सॉरी एसेट्स, फिक्स एसेट्स की हमने बात कर ली। अगली टर्म है हमारे स्टॉक। अब अगली टर्म क्या है, स्टॉक। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ लेते हैं। मैं कहता हूं आपने 100 शर्ट्स परचेज की, आपने 100 शर्ट्स क्या की, परचेज की। उसमें से आपने जो है 50 शर्ट्स, अरे यार सर हो गई, 50 शर्ट्स, इसमें से आपने क्या कर दी, 50 शर्ट्स सेल कर दी। क्या कर दी, 50 शर्ट्स सेल कर दी। तो आपके पास बची कितनी ट्रांजेक्शन शर्ट्स, अभी आपके पास बची टोटल 50 शर्ट्स। ठीक है, तो ये जो 50 शर्ट्स हैं ये आपका क्या है, स्टॉक है। ठीक है, मतलब आप बिजनेस करते हो गारमेंट्स में, शर्ट्स वगैरह में डील करते हो। आपने शोर शर्ट्स खरीदी बेचने के लिए, उसमें से 50 शर्ट्स आपने बेच दी, तो आपके पास घर में कितनी बची हैं, अभी 50 शर्ट्स बची हैं। तो ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, ये क्या है, अनसोल्ड गुड्स है ये, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं स्टॉक। ठीक है, मतलब कोई माल था जो आपने बेचने के लिए खरीदा था और अभी तक उसमें से कुछ बिक गया है और कुछ बिकने के लिए रह गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, अनसोल्ड गुड्स ऑन पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे जो आपके पास अनसोल्ड गुड्स रह जाता है ना। भाई जैसे सपोज करो आपने ये, हम ये बना रहे हैं 31 मार्च को, है ना, 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होनी है। 31 मार्च को आपने देखा 50 शर्ट्स बची थी, 31 मार्च का स्टॉक हो गया। सपोज आपने 15 मई को अपनी देखा, 15 मई को आपने 25 बेच दिए थे और इसमें से 15 मई को आपके बैलेंस कितना है, 25 शर्ट्स। तो ये 25 मार्च का स्टॉक हो गया, सॉरी 15 मार्च को, 15 मई का स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर डेट का हम क्या निकाल रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज की, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज की। देखिए अब परचेज क्या है, अभी हमारी कौन सी टर्म्स चल रही है, आई थिंक 6-7 हो गई हैं शायद, 7, स्टॉक 8वां था, हमने नंबर नहीं डाले इसमें। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बात 9वीं की। 9th जो हमारी टर्म्स है, 9th जो हमारी टर्म है, अब हम बात कर रहे हैं परचेज की, अब हम बात कर रहे हैं परचेज की। तो परचेज क्या होता है बेसिकली, है ना, परचेज थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो परचेज में हम किन चीजों को परचेज मानेंगे, परचेज हम उन चीजों को मानेंगे, देखो जो आपने या तो परचेज किए हैं रीसेल करने के लिए, ठीक है, या तो आपने कोई चीज खरीदी है आगे बेचने के लिए, या फिर उसको प्रोडक्शन में यूज करके कोई नई चीज बनाने के लिए, तब आप उसे क्या मानेंगे, परचेज मानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सपोज मैं ये कहता हूँ, आप एक तो काम करते हो रेडीमेड गारमेंट्स में, आप किस में करते हो, रेडीमेड गारमेंट्स में। हम रेडीमेड गारमेंट्स में काम करते हैं अगर, तो आपने क्या की, शर्ट्स खरीदी। ठीक है, तो आपने क्यों खरीदी है, टू रीसेल, क्यों खरीदी है, टू रीसेल। तो इसे हम मानेंगे परचेज, इसे हम मानेंगे परचेज। ठीक है, और माना आपने कोई शर्ट्स खरीदी है, ठीक है, वो आपने फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, तो हम इसे बिजनेस में आपकी परचेज नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ गए, परचेज कौन सी मानी जाएगी, अगर आप भाई रेडीमेड गारमेंट में काम कर रहे हो, आपने शर्ट्स खरीदे रीसेल करने के लिए, तो क्या मानी जाएगी, परचेज मानी जाएगी। सपोज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो इनकी, और आपने इसमें शर्ट्स में क्या कर रहे हैं, बटन खरीदे हैं, है ना, बटन्स खरीदे हैं। तो ये किसके लिए खरीदे हैं, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या मानी जाएगी, आपकी परचेज मानी जाएगी।
समझिए। और सपोज जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए शर्ट्स खरीदी थी, उसमें से आपने बटन परचेज किए, मार्केट में गए बटन परचेज किए, पर किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ये भी आपकी क्या नहीं मानी जाएगी? परचेज नहीं मानी जाएगी। तो परचेज के लिए मैं कह सकता हूं कि गुड्स बॉट फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्शन करनी है, उससे कोई नया चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो तब वो क्या मानी जाएगी? परचेज मानी जाएगी। या आपने रीसेल करने के लिए वो चीज खरीदी है, तो क्या माना जाएगा? वो आपकी परचेज मानी जाएगी। ठीक है, वैसे ही आता है परचेज रिटर्न, है ना। अब हम बात करने वाले हैं, हमारी 9th टर्म है शायद, जिससे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। अब हम बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न क्या है? जैसे आपने ऊपर बटन्स खरीदे थे, शर्ट्स खरीदे, हमने कहा अब हो सकता है कि जो आपने क्या किए, जो आपने बटन खरीदे हैं ना, वो उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के आपने मांगे थे। ठीक है, या आपने मांगे थे व्हाइट कलर के, उसने दे दिया आपको ब्लैक कलर के। तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है, वो जो आपके बटन्स हैं उन्हें आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे। तो वैन मतलब मैं ये कह सकता हूं, गुड्स परचेज्ड, जो गुड्स हमने परचेज किए थे, रिटर्न। ठीक है, टू दी सेलर। जो आपने गुड्स परचेज किए थे, वो आपने जो बेचने वाला बंदा था उसको क्या कर दिया? वापस रिटर्न कर दिया। उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे। हम यहाँ पे सेलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सप्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सप्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगली हम जो टर्म यूज करने वाले हैं वो है सेल्स। वो क्या है हमारी? सेल। अगली टर्म है हमारी सेल। ठीक है, अब हमने कहा, जैसे देखिए सेल को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। कैसे? भाई आपका जो है शर्ट्स का बिजनेस है, तो सेल का मतलब होता है, देखिए सेल को हमने कैसे समझना है। सपोज आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप गुड्स भी बेच सकते हो, है ना, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जैसे हमने कहा, अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में काम कर रहे हो, गारमेंट्स में डील करते हो, तो आप गारमेंट्स खरीदते हो, है ना, और फिर इनको क्या करते हो? बेचते हो। फिर इनको क्या करते हो? सेल करते हो। तो चाहे आप कोई गुड्स ट्रांसफर कर लो, बेच रहे हो, उससे सेल कहेंगे। या सपोज आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप क्या करते हो? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, तो उसको भी क्या माना जाएगा? इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेल। ठीक है, इसे भी क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। तो मैं यहां पर अगर लिखूं सिंपल सिंपल शब्दों में, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, उसे क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। इसी से एक अगली टर्म आ जाती है हमारे पास, जो है सेल रिटर्न। जो क्या है? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न मीन्स व्हाट? भाई गुड्स सोल्ड टू कस्टमर आर रिटर्न बाय देम। भाई आपने जो है किसी कस्टमर्स को कोई सेल की है, कोई गुड्स वगैरह बेचे हैं, और उसने वो क्या कर दिए? आपको वापस रिटर्न कर दिए। तो क्या माना जाएगा? सेल्स रिटर्न्स। ओके,
अगली टर्म है हमारे पास डेटर्स। अगली टर्म है, सॉरी, अगली टर्म है डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम क्या करते हैं, उधारी पे माल बेचते हैं, ठीक है, जिनको आपने क्या कर रखा है, उधारी पे माल बेचा हुआ है और उनसे अभी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स। वो क्या होते हैं हमारे डेटर्स। टू होम business has sold goods but payment has not been received as yet। ठीक है भाई, वो लोग जिनको बिजनेस ने क्या किए हैं, उधारी पे माल बेचे हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई जिनको आपने माल बेचा और आपको अभी पैसे मिले नहीं है, तो वो सब क्या है, हमारे डेटर्स हैं। इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स। those from goods but but ठीक है, those from business has bought goods but payment has not been made as yet। मतलब जिनसे आपने क्या किया, माल खरीदा उधारी पे और अभी तक उनको पेमेंट नहीं की है, तो वो सारे क्या माने जाएंगे, वो सारे क्या होते हैं हमारे, वो सारे होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है जी। अब एक टर्म पढ़ते हैं हम, अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है भाई, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट रिबेट है जो सेलर बायर को देता है ना। जैसे सपोज आपके पास कोई चीज है जिस आप 100 रुपए की बेचते हो और आपने सामने वाले को बोला कि नहीं यार, चलो एक काम करो, तुम 10 रुपए डिस्काउंट ले लो, 100 रुपए की जगह 90 रुपए ले लो, तो जो आपने 10 रुपए का जो रिबेट दिया उसे वो क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे। रिबेट गिवन टू कस्टमर्स, वो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट में होते हैं दो तरह के डिस्काउंट। ठीक है, दो तरह के डिस्काउंट, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक क्या होता है, कैश डिस्काउंट। देखिए, अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े कस्टमर्स को, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को, कोई कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करती है, क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे सपोज करो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप जो है 1000 पीस लेते हो तो आपको हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के बेस पे या अमाउंट के बेस पे क्या दिया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज दी जाती है। ये कैसे दिया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज दी जाती है, इससे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री, नो एंट्री इज पास्ड
in the books of account, in the books of accounts। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। भाई एंट्री क्या होगी, सपोज करो कोई चीज आपके 100 रुपए की, आपने बोला आपने उसको आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए, तो आप बिल ही 80 रुपए का बनाओगे, है ना, उसके नाम पे अमाउंट ही 80 रुपए आप खड़ा करोगे, तो उसमें डिस्काउंट की क्या एंट्री करनी है अलग से। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, सपोज करो आपने क्या किया, मिस्टर ए को आपने क्या किया, सेल की 100 रुपए की, ठीक है, पेमेंट टर्म डिसाइड हुई 60 डेज, कि भाई मैं 60 दिन बाद पैसे दूंगा, आपने बोला ठीक है। आपको क्या हुआ, अर्जेंट नीड आ गई, क्या आ गई, अर्जेंट नीड आई पैसों की, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, और आपने उससे बोला भाई तू एक काम कर, मुझे ना 30 दिन में ही पैसे दे दे। कितने दिन में पैसे दे दे, 30 दिन में पैसे दे दे, और जो तूने 100 रुपये देने थे ना उसके बदले खाली 90 रुपये ही दे दे, ठीक है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ 10 रुपये है वो क्या माना जाएगा, 10 रुपये जो है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कैश डिस्काउंट। क्या माना जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है भाई, आप क्या है, फॉर अर्ली पेमेंट आप इसे ले सकते हो, ठीक है, फॉर अर्ली पेमेंट, ठीक है। और इसकी क्या है, एंट्री इज पास्ड, एंट्री क्या की जाती है, पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या की जाएगी, एंट्री की जाएगी। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक टर्म हम अभी इसमें और देख लेते हैं, जो है बैड डेट। जो क्या है, बैड डेट। अब हम पढ़ने वाले हैं बैड डेट। ये याद हो क्या है, जो हम पढ़ने वाले हैं बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है, आपके जो डेटर्स थे, याद है भाई, आपने किसी को माल उधारी पे बेचा था, आपके डेटर्स थे भाई, जिनको उधारी पे बेचा, जिनके अभी पेमेंट नहीं आई। सपोज करो एक आपके डेटर्स थे मिस्टर एक्स, जिनको आपने 50,000 का माल बेचा था, जिनको आपने कितने का माल बेचा था, 50,000 का माल बेचा था। पेमेंट टर्म थी भाई साहब 60 डेज, ठीक है। 60 तो छोड़ो भाई साहब, 90 डेज हो गए, सपोज भाई साहब 120 डेज हो गए, है ना। आपने क्या किया भाई साहब, इन्हें मल्टीपल क्या दे दिए, रिमाइंडर दे दिए, मल्टीपल क्या दे दिए, रिमाइंडर दे दिए। भैया 365 दिन ही पूरे हो गए, एक साल ही पूरा कर दिया भाई, 2 इयर्स कर दिए सपोज करो, ठीक है। आप इन्हें क्या दिए जा रहे हो, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, रिमाइंडर पे रिमाइंडर दिए जा रहे हो, बार बार उनको नोटिस दिए जा रहे हो, भैया पैसे दो, भैया पैसे दो। पर इसने क्या बोला, ये देखो मिस्टर एक्स जो है ना, ये तो पैसे दे नहीं सकते। अब उन्होंने साहब बोल दिया भाई पैसे नहीं मेरे पास, मैं वो हो गया हूँ इंसॉल्वेंट। मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट जिसे बोलते हैं। मैं क्या हो गया हूँ, बैंकक्रप्ट। मतलब इन्होंने बोल दिया कि भाई ना मेरे पास पैसे हैं, मल्टीपल रिमाइंडर के बाद ना इन्होंने पैसे दिए, एंड नो इंटेंशन टू पे इन फ्यूचर, ना ये फ्यूचर में क्या करने वाला है, पैसे पे करने वाला है। तो वैसे केस में इन्हें बोला जाता है बैड डेट। इन्हें क्या बोला जाता है, बैड डेट बोला जाता है। मतलब वो डेटर्स हमारे अब मर गए भाई, सब खत्म हो गए वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं इसको हम, the amount of the debtor the amount of the debtors which is not received even after multiple reminders
and debtors has no intention to pay in future. भाई डेटर्स का पे करने का कोई इरादा भी नहीं है और मल्टीपल रिमाइंडर के बाद उसने पे किया भी नहीं है, तो क्या हो गया, हमारे बैड डेट माने गए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एसेट्स। अब हम बात करने वाले हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, है ना, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले तो एसेट्स होते क्या है, ठीक है, सबसे पहले एसेट्स होते क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ, देखो एसेट्स का मतलब है क्या, एसेट्स का मतलब सिंपल समझ लो कि बिजनेस के पास जो जो अपना है ना, जो जो चीजें हैं, जैसे कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, कोई स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये सारे क्या है, हमारे एसेट्स हैं। बैंक में कितना बैलेंस है, ये सारे क्या है, ये सारे एसेट्स हैं। समझ गए, एसेट्स का मतलब बिजनेस के पास जो जो है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, तो मैं अगर इसे ऐसे लिखूं, प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेस, ऐसे, ठीक है, रिसोर्सेस owned by बिजनेस। जो भी रिसोर्सेज या जो भी प्रॉपर्टीज किसकी है, बिजनेस की हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे एसेट्स हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कैश, बैंक, मशीनरी, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना हो गया। एसेट्स क्या होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, उसके बाद है, देखो अब ये होते हैं दो तरीके के, ये होते हैं दो तरीके के। पहले हम इसको बोलेंगे करंट एसेट्स, पहला होता है करंट एसेट्स, और दूसरा होता है, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही लिख देते हैं करंट एसेट्स, और ये होते हैं नॉन करंट एसेट्स। कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। ये दो तरीके के एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स में हम क्या बोलेंगे, जो जिनको हम जो है ना विद इन ए ईयर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो थोड़े समय के लिए क्या होते हैं, होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, उनको विद इन ईयर क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो करंट एसेट्स में मैं लिख रहा हूं, दोज which are held for shorter period, या हम कह सकते हैं and can be converted into cash within 1 year, विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्टॉक, भाई हमारा जो स्टॉक होगा उसे हम 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर देंगे ना। हमारे डेटर्स, जिनको हमने उधारी पे माल बेचा है, 1 साल से पहले पहले तुमसे पैसे ले लोगे ना, उनको कैश में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्या हो गया, हमारे करंट एसेट्स हो गए। अब नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, भाई देखो करंट एसेट्स मतलब जो थोड़े समय के लिए अपने क्या किए जाते हैं, होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, जिनको क्या कर रखते हो, थोड़े से समय के लिए रखते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, विच आर होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर
पीरियड। भाई जो लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, एसेट्स रखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड इन बिजनेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाई साहब नॉन करंट एसेट। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ आपको, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बिल्डिंग, है ना। आपने कोई फैक्ट्री खरीदी हुई है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो उसे आप लंबे समय के लिए रखोगे। ऐसे तो नहीं कि हर 3 महीने में बिल्डिंग बदलते रहोगे, है ना। उसके बाद जैसे आप कोई मशीनरी वगैरह रखते हो, लैंड वगैरह रखते हो, ठीक है, मशीनरी वगैरह हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इन्हें हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए बिजनेस में रखते हैं। अब देखो इसको हम आगे डिवाइड करते हैं। पहले हम करंट एसेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम नॉन करंट एसेट्स में जो है, देखिए इसको आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे हम नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में क्या होता है। करंट एसेट्स के तो हमने एग्जांपल देख लिया आपको, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या हैं, या बिल्स रिसीवेबल वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं ना, उसको हम आगे डिवाइड करते हैं फर्दर कुछ पार्ट में, ठीक है। पहले हमने बोले टेंजिबल, अब हम बोलते हैं इसको टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, वो सारे क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स। जिनका क्या होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिनका क्या होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। जैसे मैंने कहा था मशीनरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच हैज फिजिकल एक्सिस्टेंस। और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरे कौन से होते हैं, इंटेंजिबल, ये लिखा नहीं जा रहा किसने, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, तो जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है ना, विच, जिनको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, भाई बिजनेस अपना नाम कमाता है, वो भी क्या है, बिजनेस का एसेट्स है ना। पर क्या हम उसकी गुडविल को टच कर सकते हैं, छू सकते हो, नहीं, उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमने एसेट्स देखा, एसेट्स में हमने बोला करंट और नॉन करंट। करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस शॉर्टर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, जिनको हम विद इन अ ईयर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको लॉन्गर पीरियड के लिए क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। फिर नॉन करंट एसेट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, हमने कहा टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है ना, आज कोई कंपनी है वो अपना नाम बनाती है, तो उसकी जो गुडविल है, जो मार्केट में उसका नाम चलता है, वो क्या है, गुडविल है उसकी, है ना। तो उसकी गुडविल का कोई फिजिकल एक्सटेंशन तो है नहीं, उसको हम टच तो कर नहीं सकते, तो वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, और है तो एसेट्स है, ओके। अगला आता है लायबिलिटीज। अगला आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती हैं, बेसिकली लायबिलिटीज होती हैं जो जो आपने क्या करने हैं, बिजनेस में जो जो देनदारी है, बिजनेस की जो भी क्या है, देनदारी है, जिन जिन लोगों को भी, जिन जिन चीजों को भी बिजनेस में पैसा देना है, वो सारे क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। चाहे कोई अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे करना है, चाहे किसी क्रेडिटर्स को पे करना है, चाहे किसी बैंक को पे करना है, किसी को भी पे करना है हमने, तो सारी क्या है, हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द अमाउंट विच a business
owes to others। ठीक है भाई, बिजनेस में जो अमाउंट लोगों को देना है उससे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, बिजनेस में किसी को भी अमाउंट देना है उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या हमारी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, यहां तक कि देखिए जैसे जो कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है, देनदारी है एक तरह की, है ना। तो सपोज आपने किसी से माल खरीदा है उधारी पे, तो आपने उसके पैसे देने हैं, वो क्रेडिटर है हमारा, वो लाइबिलिटी है हमारा। ठीक है, उससे आपने पैसे देने, तो वो हमारी क्या होगी, देनदारी हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, देखिए एग्जांपल अगर मैं इसमें लूँ आपको, तो जैसे क्रेडिटर हो गया। ठीक है, आप बैंक से लोन्स वगैरह लेते हो, तो अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक हो गया। ठीक है, इसमें भी हम फर्दर इसको ऐसे बोलेंगे, इसको करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम करंट लायबिलिटीज क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, अमाउंट which is to be paid in near future। मतलब जो हमें अभी जल्दी ही पे करना है ना, फ्यूचर में बहुत जल्दी हमें पे करना है, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब जो छोटे टाइम के लिए हमारे पास है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने क्रेडिटर से क्या किया है, कोई माल परचेज किया है, तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इतने दिन में आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं which is due, which is due for payment, which is due for payment after a longer period। मतलब जो अभी आपने पे नहीं करनी है, जो लंबे समय के लिए क्या है आपके पास लायबिलिटीज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इसमें लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, जो आपने लंबे समय के लिए लोन लिया हुआ है। ठीक है, वो आपको क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, जो आपको अभी पे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या एग्जांपल ले सकते थे, एग्जांपल के लिए जैसे क्रेडिटर्स, क्या ले सकते थे, क्रेडिटर्स। तो अब देखिए हमने अभी क्या क्या बात की, हमने करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज की बात की। करंट लायबिलिटीज मतलब जो अभी अभी में न्यू फ्यूचर में जल्दी हमें क्या करनी है, पे करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो हमें लंबे समय बाद क्या करना है, पे करना है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कहीं पर हमें वर्ड पढ़ने को मिलेगा एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड पढ़ने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, देखो आप किसी से सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, आप किसी से गुड्स ले रहे हो, तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है ना। वो जो अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, या तो आप उसी टाइम कैश पे कर रहे होंगे या कुछ टाइम बाद पे कर रहे होंगे, तो वो क्या है, आपके सारे के सारे उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे टर्म्स में लिखना चाहूं तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर को, अमाउंट स्पेंडिंग इन कैश और incurring a liability incurring a liability
for the purpose of acquiring assets or goods और सर्विसेज। ठीक है, मतलब कोई भी आप गुड्स या सर्विसेज को ले रहे हो, उसके बदले या तो आपकी लायबिलिटी बन रही होगी अगर आप उसी टाइम पेमेंट नहीं कर रहे, अदरवाइज आप उसी टाइम पे कर रहे होंगे कैश में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये होते हैं तीन तरीके के एक्सपेंडिचर, होते हैं तीन तरीके के। देखो, सबसे पहले होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तीन तरीके के क्या हो गए हमारे पास, एक्सपेंडिचर हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे ऐसे एक्सपेंडिचर मैं लिख सकता हूं, बेनिफिट इज टेकन इन सेम ईयर या इन वन ईयर, हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, इन सेम ईयर और ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर या पीरियड, आप कुछ भी कह लो, वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए, जो आपने कोई खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, बस बात खत्म। जैसे सपोज करो सैलरी, जैसे क्या है सैलरी, जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ सैलरी का, भाई आपने क्या किया, कोई एम्प्लॉय हायर किया, ठीक है, मार्केटिंग के लिए कोई एम्प्लॉय हायर किया आपने, उसने आपको सर्विसेज दी, उसने इस महीने आपको सर्विसेज दी, आपने सैलरी दे दी, तो उसका बेनिफिट उसी साल में हो सकता है, उसी महीने में आपने खत्म कर दिया। ठीक है, उसने एक साल आपके लिए काम किया, आपने एक साल की उसको सैलरी दे दी, एक साल आपने उसको सैलरी दी और बात खत्म। ऐसा तो नहीं है कि वो जो काम करके चला गया है उसका आपको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा, है ना। तो उसने जिस दिन काम किया, जिस महीने जिस साल में उसने काम किया, उस साल में आपने उसे पेमेंट कर दी और उसका बेनिफिट आपको उसी साल में मिलेगा। ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले रेवेन्यू आपको क्लियर हो गया। जैसे अगर एक ही वन अकाउंटिंग ईयर में, है ना, बेनिफिट ले रहे तो वो कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने किया है और उसका बेनिफिट आपको सिर्फ वन अकाउंटिंग ईयर तक ही मिलेगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका बेनिफिट benefit of which is received during more than 1 ईयर। जैसे सपोज आप मशीनरी परचेज करते हो, ये क्या हो गया, आपने कोई मशीनरी परचेज की है, आपने क्या परचेज की है, मशीनरी परचेज की है। जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो और आपने कोई मशीनरी परचेज की है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल वो मशीन काम करेगी उसके बाद आप फेंक दोगे उसे, नहीं, उस मशीन का यूज आप
मोर देन 1 ईयर्स करोगे ना भाई, इस साल भी किया, अगले साल भी किया, अगले साल भी किया, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि आपने खर्चा तो एक बार कर लिया पर उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहेगा। समझ गए? तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, होते तो ये वैसे क्या है, रेवेन्यू इन नेचर की होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर की होते हैं, बट इसका क्या होता है, आपने एक बार खर्चा कर लिया है ना, और उसका बेनिफिट आपको अगले अगले सालों तक मिलता रहेगा, कई सालों तक मिलता रहेगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेनिफिट ऑफ विच is likely to be received over number of years, over number of years। और मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं अगर, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अगर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो तो भाई साहब इंसान कुछ भी बेच सकते हैं। तो देखो क्या होगा कि आपने क्या किया, एक खर्चा किया, आपने कोई अपना ब्रांड बनाया, और ब्रांड बनाने के बाद आपने किसी फिल्म स्टार से जो है एडवर्टाइजमेंट करा दी। आपका खर्चा तो हो गया एक बारी में, है ना, खर्चा हो गया, बट उसका फायदा क्या होगा कि उसका ना एडवर्टाइजमेंट का असर तो काफी टाइम तक रहेगा, है ना, आपको कई सालों तक क्या मिल सकता है, उसका फायदा मिलता रहेगा उस एडवर्टाइजमेंट का। तो उससे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने एक बार खर्चा किया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, 5 साल तक आपकी ऐड चलेगी, 5 साल तक वो स्टार जो किसी और की ऐड नहीं करेगा, 5 साल तक आपकी ऐड चल रही है, तो आपने खर्चा आज कर दिया, अगले 5 साल तक आपकी ऐड चलती रहेगी, ऐड चलती रहेगी, तो आपका रेवेन्यू होता रहेगा उससे, है ना, आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। तो डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपको, आपने एक बार खर्चा कर दिया, ये नेचर में कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर है, बट इसका फायदा आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहेगा, कई सालों तक मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स थी वो होती हैं खत्म। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।